हेलो। तो शुरू करते हैं आज बाइनोमियल क्लास 2। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था, तो लास्ट टाइम देख चुके हैं कि बाइनोमियल में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं और हम लोग कोई भी कोफिशिएंट कैसे ढूंढते हैं। इतना हम लोग लास्ट टाइम पे कर चुके थे। तो थोड़े से सवाल कर लेते हैं एक दो इसके ऊपर। देखो, जैसे कि फर्स्ट सवाल जो दिया हुआ है, फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ टर्म independent of x in the expansion of x sin alpha plus cos alpha divided by x to the power 10 where alpha belongs to R। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x sin alpha प्लस cos alpha अपॉन x की होल पावर 10। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखते हैं। 2 मिनट का समय लीजिए आप और सॉल्व करने का प्रयास करें। तो कैसे होगा, सबसे पहले बात करेंगे टी आर प्लस 1 की। तो टी आर प्लस 1 हो जाएगा 10 CR x साइन अल्फा होल पावर 10 माइनस आर कॉस अल्फा अपॉन x टू द पावर r। तो ये हो गया 10 CR साइन अल्फा की पावर 10 माइनस आर कॉस अल्फा की पावर r। हम बात करेंगे x टू द पावर, तो एक 10 माइनस आर और एक माइनस आर। क्योंकि हम लोग टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकाल रहे हैं, यानी कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, यानी कि 10 माइनस 2r की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो r का वैल्यू 5 आ गया। r का वैल्यू एक बार 5 निकाल लिया, देन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कितना आ जाएगा, हमें यही ढूंढना था। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकल कब आ रहा है, जब आप r की वैल्यू 5 पुट करो। तो r की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ऐसे में हमारे पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा, और जो ये ब्लू वाली क्वांटिटी जो मार्क की है ये हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया, 10C5 साइन अल्फा की पावर 5 कॉस अल्फा की पावर 5। बोला गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x तो निकाल दिया हमने, हमसे पूछा गया इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू भी निकालो। अब सीधी सी बात है, ये क्वांटिटी पूरी तरह डिपेंड कर रही है अल्फा के ऊपर, तो हमें बताना होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो ऐसा करने का बेनिफिट क्या होगा, देखो आपको दिखाई देगा अंदर वाली क्वांटिटी बन चुकी है साइन 2 अल्फा होल पावर 5। अब हमें निकालनी है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू। आप जानते हो कि साइन 2 अल्फा जो होता है, साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है दैट इज 1। साइन कॉस किसकी भी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 हो जाती है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू हम लोग साइन 2 अल्फा को 1 कर देंगे, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू हमारा साइन 2 अल्फा जो होगा 1 हो जाएगा, और फाइनली जो आंसर आएगा दैट विल बी 10C5 अपॉन 2 टू द पावर 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यार। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड टर्म independent of x in the expansion of x plus 1
एक्स टू द पावर 2/3 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 और ये की होल पावर 10। ये पूछा गया है, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी। कैसे करेंगे और पता लगाते हैं। तो 1 मिनट का समय निकाल के आप फिर से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ये सवाल जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। तो अच्छा सवाल है ये ना। तो सबसे पहले देखो, हमें दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में पावर 1/3 2/3 लिखा हुआ है, तो हम चाहेंगे न्यूमरेटर की पावर भी हमारे पास बाई 3 टाइप की बन जाए। तो उसके लिए हमने ऐसे इसको ऐसे कर लिया। अब देखो ऐसा करने का बेनिफिट क्या होगा ये आपको मालूम पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप पे। सेम यहाँ पे करेंगे, इसको 1/2 पावर में ब्रेक करेंगे, ये अपॉन में हमें दिख रहा है 1/2 पावर लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में से x की पावर 1/2 कॉमन निकल आएगा और फाइनली हमारे पास ये बन गया। ऊपर आप a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकते हो, तो वो होती है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अपॉन वाले में कुछ करना नहीं था, उसको ऐसे रखना है। ऐसे यहाँ करेंगे, ठीक है। राइट वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, वो हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। ये हमने कर लिया। आपको दिख रहा होगा ऐसा करते ही क्या होगा। देखो ऐसा करते आपको दिखाई देगा कि ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी पूरा पूरा कैंसिल, ये वाली क्वांटिटी से ये कैंसिल। जो बच गया है उसकी बात करते हैं, क्या बचा हमारे पास। जो बच गया है वो है हमारे पास क्या, x टू द पावर 1/3 प्लस 1, ये वाला बचा पहले वाले में से, और दूसरे में से बचा है ये वाला टर्म, और इसकी होल पावर में आ रहा है 10। तो ये हो गया x टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे 1 प्लस x की पावर माइनस 1/2। ये 1 से 1 काट दो, तो फाइनली जो हमारे पास निकल के आता है, जो हमारे पास टर्म लिखा हुआ है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा वापस आते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल में बोला क्या गया था, देखो जरा, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी। तो फाइनली जो सवाल, इतना बड़ा सवाल जो लिखा था हमारे पास ये वाला सवाल, वो फाइनली छोटा सा होके इतना बचा। मतलब हमें इस क्वेश्चन का निकालना है अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। कैसे निकालते हैं वो पता ही हमें। इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं कुछ खास, तो मेन क्वेश्चन में सिर्फ ब्रेक करना था। टी आर प्लस 1 निकालेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, -1 की पावर r एक्स टू द पावर 10 माइनस r/3 माइनस r/2। हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है, तो x की पावर में जो भी कुछ लिखा हुआ है सब कुछ 0 करना होगा। पूरे में कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, या फिर चाहो तो आप एलसीएम ले लो, बात एक ही होती है। 6 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया 5r इक्वल्स 20। 5r इक्वल्स 20, r की वैल्यू 4 आ गई। r 4 आ गया, तो ऐसे में कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कितना आ जाएगा। तो फिर जो हमारा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x जो आएगा दैट विल बी 10c4। 10c4 सॉल्व कर सकते हैं, 10 9 8 7 4 3 2 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा, कैंसिल कर लेते हैं और 3 से काट देंगे, तो आंसर आ जाएगा फाइनली 210। सो 210 इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सवाल ये। तो इस प्रकार से कुल मिला के हमें सॉल्व करना था। तो पहले हमने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाया, उससे क्या हुआ, ऊपर और नीचे वाला टर्म कैंसिल हो गया। राइट वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, वहां से कैंसिलेशन हुआ। फाइनली हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाइड होके इस वाले फॉर्म में आ गया।
बस इसके बाद हमने नॉर्मली टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ जैसे निकालते हैं वैसे ही फाइंड कर लिया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो है मिडिल टर्म। किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स से हमारे पास x प्लस ए टू द पावर n, ये एक हमारे पास बाइनोमियल लिखा हुआ है। तो आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं इसमें दैट इज n प्लस वन। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास n प्लस वन। अब देखो दो पॉसिबिलिटी है। अगर n ऑड है, ये आपको तो n दे रखा होगा, अगर n ऑड है तो n प्लस वन जो होगा वो तो इवन हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जब भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो जो हमारा मिडिल टर्म होगा, तो मिडिल टर्म जो होगा हमारे पास वो दो हो जाएंगे। कौन कौन से होते हैं? तो अगर हमारे पास जैसे कि 10 चीजें हैं तो बीच वाली चीज कौन सी होगी? तो 10/2 कर दो फिफ्थ, और 10/2 प्लस वन। वैसे यहाँ पे होगा मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा n प्लस वन अपॉन टू टर्म, एंड एक हो जाएगा n प्लस वन अपॉन टू प्लस वन टर्म। इस प्रकार से आपका मिडिल टर्म आ जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ चीजें 10 चीजें हैं, है ना, 10 चीजें हैं तो बीच वाली चीज कौन सी होगी? 10/2 कर दो। ठीक है, एक हो जाएगी फिफ्थ और एक हो जाएगी फिफ्थ सिक्स्थ। तो इस प्रकार से यहाँ पे किया हमने। n हमारे पास ऑड आ गया था तो n प्लस वन इवन हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन होते हैं। तो ऐसे में बीच वाला आइटम जो आएगा n प्लस वन अपॉन टू टर्म हो जाएगा और n प्लस वन अपॉन टू प्लस वन टर्म हो जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार से आंसर। अच्छा, पॉसिबिलिटी नंबर टू पे आते हैं। लेट्स से इफ n इज ऑड, n इज इवन। अगर n इवन है देन क्या होगा? देन नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो ऑड हो जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हो गए तो ऐसे में मिडिल टर्म कौन सा होगा? ऐसे में मिडिल टर्म सिर्फ एक ही आएगा और वो कौन टर्म होगा? देखते हैं। जैसे कि मान लो कभी 11 चीजें हैं तो बीच वाली चीज कौन सी आएगी? तो उसके लिए आपको 11 प्लस वन अपॉन टू करना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पे करेंगे n प्लस वन प्लस वन अपॉन टू, यानी कि आपका ऐसे में मिडिल टर्म जो होगा दैट विल बी टी एन बाई टू प्लस वन टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी बाइनोमियल का मिडिल टर्म निकालते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक बात और बता देते हैं आपको। जैसे कि आपके पास मान लो कभी अगर लिखा हुआ है 10C0 10C1, ऐसे बहुत सारे लिखे हुए हैं 10C10 तक। तो इनमें देखो, इनमें से जो हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी वो ऑलवेज हमारी बीच वाली वैल्यू होती है। जैसे 10C0 से लेके आप 10C10 तक लिख रहे हो तो ऐसे में जो हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होगा, NCR इज नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होगा दैट विल बी मिडिल बाइनोमियल कोफिशिएंट। यानी कि अगर 10C0 से 10C10 लिख रहे हो तो बीच वाला वैल्यू जो होगा 10C5 दैट विल बी योर हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। मान लो ऐसे अगर आप 9C0 से लेके और 9C9 तक लिख रहे हो तो हाईएस्ट जो मिलेगा इस वाले केस में वो मिलेगा कौन सा? एक 9C4 मिल जाएगा और एक आपका 9C5 मिल जाएगा। ठीक है, बीच वाले टर्म मिलते हैं हाईएस्ट। 9C4 और 9C5 की वैल्यू सेम ही होगी, इसलिए ये दोनों ही हाईएस्ट में काउंट होंगे। जस्ट लाइक आप सेम काम यहाँ देख सकते हो। आप 10C0 से लेके आपने 10C10 तक लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो आपके 11 हो गए हैं। और 11 चीजों में बीच वाली चीज जो होती है वो होती है आपकी कौन सी? सिक्स्थ। और सिक्स्थ वाला कौन सा होगा? वो हो जाएगा 10C5, क्योंकि आपका सीक्वेंस जो है वो 10C0 से स्टार्ट हुआ है। सेम वही काम यहाँ पे किया गया है। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होगा वो आपका बिल्कुल बीच में अकर करता है। तो अगर आपका n का वैल्यू इवन है, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो NCR
विल बी ग्रेटेस्ट। ठीक है, कब ग्रेटेस्ट होगा? इफ r इक्वल्स टू n/2। कब? अगर n इज इवन। तो अगर n इवन है तो r की वैल्यू n/2 लेने पे NCR हाईएस्ट हो जाएगा। तो हाईएस्ट जो NCR मिलता है वो मिलेगा आपको NC n/2। और ये कब मिलेगा? जब आपका क्या होगा, n इवन होगा, जैसे कि यहाँ पे मिला 10C5। वहीं अगर आपका n ऑड है, अगर n ऑड है तो हाईएस्ट वैल्यू कैसे मिलेगी? तो मिलेगी NC n-1/2 और NC n+1/2। ये देगा आपको हाईएस्ट वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। देखो 9C4 आया है ना, तो 9 में से 1 माइनस करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, और एक बार 9 में 1 ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो। तो NCR की हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो NC n/2 होगी, अगर आपका n इवन है, और अगर n ऑड है तो ये होगी हाईएस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं, जिसे बोलता है फाइंड मिडिल टर्म ऑफ 1 प्लस x प्लस 1/x की पावर 2n। इसके एक्सपेंशन में आपको मिडिल टर्म निकालना है। कैसे करेंगे? आपको दिख रहा है यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं? 2n+1। 2n+1 जो होगा डेट इज एन ऑड नंबर। जब भी ऑड होता है तो ऐसे में मिडिल टर्म जो होता है, मिडिल टर्म विल बी 2n+1 ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कौन सा आ जाएगा, n+1 टर्म। कुल मिला के हमारे पास जो मिडिल टर्म होगा डेट विल बी Tn+1। और Tn+1 की वैल्यू कितनी होती है? 2nCn x की पावर n 1/x की पावर n। तो मिडिल टर्म कितना आ गया? देखो हमारे पास 2nCn। देखो एक आंसर तो ये आ गया। अब देखो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो 2nCn तो एक आंसर आ गया, पर कभी कभी ना ये ऑप्शन में नहीं होगा। तो यहीं से चीज निकल के आती है एक और, आप 2nCn को कितने कितने तरीके से लिख पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत ही काम की चीज है। 2nCn को लिखने के प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं। एक तो 2nCn को आप ऐसे कर सकते हो, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये तो आप जग जाहिर है, सबको पता होता है। और देखो और कितने तरीके से आप 2nCn को लिख पाओगे। जैसे अगर बात करें 2nCn की, तो इसको अगर ऐसे लिखे 1 2 3 4, चलते चलते कहीं आएगा n, फिर आएगा n+1, फिर आएगा n+2, और फाइनली हमारे पास 2n आएगा। यही मतलब होता है फैक्टोरियल का, अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अगर आप ध्यान से देखो तो ये n फैक्टोरियल, और देखो ये भी हमारा यहाँ पे 1 से लेके n तक लिखा था, तो ये भी हमारा n फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल कर दिए। तो इस प्रकार से देखो 2nCn की फाइनली एक वैल्यू निकल के आती है कि हमारे पास n+1 n+2 n+3 अप टू 2n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। देखते हो आंसर ये आ गया। ये तुम्हें समझ लेना है या तुम्हें याद रख लेना है, आपकी मर्जी है। ठीक है, और देखो और 2nCn को कैसे लिख पाएंगे। जैसा देखा हमने 2nCn क्या होता है, ये पढ़ा हमने। ठीक है, अब 2n फैक्टोरियल क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, चलते रहेंगे, आखिरी में आएगा 2n-1 और 2n। अच्छा, आपको दिख रहा है ऊपर वाले सीक्वेंस में कुछ ऑड टर्म्स हैं और कुछ इवन टर्म्स हैं। जो ऑड टर्म है उन्हें अलग कर लो। ऑड टर्म कौन है, 1 3 5 7, आखिरी में 2n-1, इन्हें अलग कर लो। जो इवन टर्म है उन्हें अलग कर लो।
अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n थे ऊपर न्यूमरेटर में, अब 2n टर्म थे, अगर आप इवन और ऑड को अलग अलग करते हो तो ऑड टर्म्स जो होंगे वो n बन जाएंगे, n ऑड टर्म्स आएंगे और n इवन टर्म्स आएंगे। अब n ऑड टर्म्स हमने अलग कर लिए, जो n इवन टर्म्स आएंगे वो कौन होंगे, वो होंगे 2 4 6 8 अप टू 2n। डिवाइड में कुछ नहीं करना, उसको ऐसे रखना है। ये हो गया 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1। अब ध्यान से देखो, इन सारे के सारे जो इवन टर्म लिखे हुए हैं हमारे पास ये वाले, देखो ये n टर्म्स है। आप इवन टर्म में से हर एक में से 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो आप हर एक में से 2 कॉमन निकालोगे तो आपका n टाइम्स 2 बाहर आ जाएगा। n टाइम्स 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड में 2, क्योंकि आपने 2 कॉमन निकाल दिया है, आपके पास ये बच जाएगा। डिवाइड बाई, ठीक है, क्या किया हमने एक बार समझ लो, इसमें से हर टर्म में से एक एक 2 बाहर निकाला, क्योंकि ये n टर्म से सबसे एक एक 2 बाहर आया तो 2 की पावर n बाहर आ जाएगा, और बचेगा कितना 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 4 और यहाँ बचेगा n। देखो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 2nCn इक्वल टू 135 up to 2n minus 1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर n। तो इस टाइप से भी हम लोग 2nCn को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के 2nCn को आप दो टाइप से कर सकते हो रिप्रेजेंट, एक तो ये हो गया आपका, एक जो हम लोगों ने ऊपर देखा था ये हो गया, और ये वाला तो आपको पता ही था। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो 2nCn को रिप्रेजेंट। आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके आगे हाउ टू फाइंड रैशनल टर्म्स, हाउ टू फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ये सब देखेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।